नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे हम आज एक द्वीप के बारे में। और उस द्वीप के बारे में जानेंगे और इसे आप एक हिस्ट्री की तरह ले सकते हैं, जियोग्राफी की तरह ले सकते हैं। और ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहे थे या अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि बंद तो हुए नहीं हैं, तो होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के लिए एक बेहद ऐसा स्थान रहा है जिससे वो अपनी चीजों को कंट्रोल करने में काम कर रहा था। जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है, लेकिन ईरान युद्ध के दौरान भले सबसे ज्यादा चर्चित खार्ग आइलैंड रहा, लेकिन ईरानी फौजी तैयारी और दुनिया की तेल सप्लाई लाइन पर नजर रखने वालों से पूछिए तो वो बताएंगे कि असली गले की हड्डी होर्मुज स्ट्रेट के सबसे सकरे इलाके पर मौजूद एक छोटा सा टापू लारक आइलैंड या लरक आइलैंड है, जहां से गुजरने वाले ऑयल और गैस टैंकरों पर लगातार हमले किए गए थे। आपको बता दें कि दुनिया के नक्शे पर फारस की खाड़ी को देखें तो यह एक सकरी नली जैसी दिखती है। इसी नली के मुहाने पर बसा है 50 वर्ग किलोमीटर का एक छोटा सा टापू लरक आइलैंड। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की गर्दन पर रखा एक चाकू है। ईरान के कब्जे वाला यह द्वीप आज दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट के रूप में उभरा है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज को पता है कि उसकी जिंदगी और मौत का फैसला इसी द्वीप की पहाड़ियों में छिपी ईरानी मिसाइलों के हाथ में है। पिछले समय में इसने बहुत सारे प्रयोग देखे गए। अंडे के आकार वाला लरक आइलैंड लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है। आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसका कद अमेरिका जैसी ताकत के लिए पहेली बना हुआ। वो अमेरिका जिसने पूरे ईरान पर अपना फौजी दबदबा कायम कर लिया है, लेकिन इस आइलैंड की मिस्ट्री सुलझा पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इस आइलैंड पर लावा से उभरी पहाड़ियां IRGC फौजियों के लिए इसे आदर्श बनाते हैं। सिवाय कुछ फौजी ठिकानों, यह आइलैंड लगभग निर्जन ही है। इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सबसे सकरा समुद्री मार्ग है। ईरान ने लरक आइलैंड को एक वॉच टावर की तरह इस्तेमाल किया है इस युद्ध में। यहाँ से IRGC हर उस हरकत पर नजर रखता है जो खाड़ी में होती है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने यहाँ जमीन से लेकर पाताल तक अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पता चलता है कि ईरान ने यहाँ की पहाड़ियों को काटकर विशाल बंकर बनाए हैं। मिसाइलों का जखीरा है जो परमाणु हमले को भी झेलने की शक्ति रखता है। यहाँ ऐसी मिसाइलें तैनात है जो 300 किलोमीटर दूर तक चल रहे जहाजों को ढूंढ कर तबाह कर सकते हैं। लरक के तटों पर ईरान ने सैकड़ों छोटी और तेज रफ्तार नावें तैनात कर रखी हैं। ये नावें रडार की पकड़ में नहीं आती और मधुमक्खियों के झुंड की तरह बड़े जहाजों पर हमला करती हैं। यहाँ से ईरान पूरे फारस की खाड़ी के सिग्नल जाम कर सकता है, जिससे दुश्मन के जहाज रास्ता भटक सकते हैं। यानी कि यहाँ पे रडार और जैमर्स की व्यवस्था है। दुनिया का करीब 20 से 30% कच्चा तेल होर्मुज स्ट्रेट के जिस सकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है, उसी पर मौजूद है लरक आइलैंड। शिपिंग गलियारे के ये इतने करीब है कि आइलैंड के वॉच टावर से एक साधारण दूरबीन से यहाँ से गुजरने वाले जहाजों के नाम पढ़े जा सकते हैं। ईरान जानता है कि इस द्वीप से रास्ता ब्लॉक कर दें तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे और शेयर बाजार ढह जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी लरक की तरफ देखते हुए 10 बार सोचता है। यह द्वीप एक ऐसे टोल गेट की तरह काम करता है जहां फीस पैसे में नहीं बल्कि सामरिक समझौते के रूप में चुकानी पड़ती है। जब भी अमेरिकी नौसेना का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर या जंगी जहाज बहरीन या दुबई की तरफ बढ़ता है, उसे लरक के पार से गुजरना पड़ता है। ईरान यहाँ से अपनी जंग शुरू करता है। ईरानी नौसेना लरक से अमेरिकी जहाजों को चेतावनी देती है और वे उनकी समुद्री सीमा से दूर रहें। धमकी भरे रेडियो मैसेज दी जाते हैं। लरक से उड़ने वाले ईरानी ड्रोन 24 घंटे अमेरिकी जहाजों के ऊपर मंडराते रहते हैं। अक्सर ईरान लरक के आसपास लाइव फायरिंग की एक्सरसाइज करता है, जिसे नेवल ड्रिल कह सकते हैं, ताकि अमेरिकी नेवी को डराया जा सके और उनके मूवमेंट की रफ्तार को कम किया जा सके। लरक आइलैंड का इतिहास बड़ा खतरनाक है। जहाजों की कब्रगाह के रूप में भी इसे जाना जाता है। लरक आइलैंड के पास आसपास का समंदर शांत दिखता है, लेकिन इसके नीचे जहाजों के कंकाल दबे हैं। यह इलाका दशकों से जंग का गवाह रहा है। ईरान इराक युद्ध के दौरान लरक आइलैंड जहाजों की कब्रगाह बन गया था। ये टैंकर वार था। 1980 से 1988 के बीच में हुआ था। उस समय ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया
जो इराक की मदद कर रहा था। 1988 में कुवैत से लौट रहा अमेरिकी फ्रीगेट यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइन से टकरा गया। विस्फोट से जहाज में 15 फीट चौड़ा छेद हो गया। जैसे तैसे जहाज को फारस की खाड़ी से निकालकर अमेरिका तक पहुंचाया गया। उसकी मरम्मत तब $90 मिलियन खर्च आया। पूरा इंजन रूम ही रिप्लेस करना पड़ा। अमेरिका ने इस हादसे का बदला 4 दिन बाद ही ले लिया। लरक आइलैंड से 200 मीटर दूर ईरानी जंगी जहाज सहंद पर हमला करके उसे डुबो दिया था। 14 मई 1988 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज सिवाइज जॉइंट लरक आइलैंड के पास ही ईरानी मिसाइलों और इराकी हमलों की चपेट में आया था। सिवाइज जॉइंट का डूबना इसे कहा जाता है। यह जहाज इतना विशाल था कि इसे दोबारा बनाना मुश्किल था या नामुमकिन था। कंटेनर जहाजों पर हमले किए गए। अगर लरक के पास कई इजरायली और पश्चिमी देशों के कंटेनर देखे गए तो जहाजों पर रहस्यमयी हमले हुए। कभी जहाजों पर लिम्पेट माइंस चिपका दी जाती तो कभी आत्मघाती ड्रोन से हमला किया जाता। आज लरक आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र है जो कभी भी सुलग सकता है। ईरान ने इसे अपनी अंतिम रक्षा पंक्ति बना लिया है। अगर कभी ईरान और अमेरिका के बीच सीधी जंग होती है तो लरक आइलैंड ही वो जगह होगी जहां से पहली मिसाइल दागी गई या दागी जाएगी, और ये लगातार हो भी रहा। दुनिया की शिपिंग लाइफलाइन को इससे 50 वर्ग किलोमीटर के टुकड़े ने बंधक बना रखा है। यह दुनिया को याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ बड़े देशों के पास नहीं होती बल्कि सही जगह पर सही हथियार अगर तैनात कर दिए जाए तो छोटे देशों के पास भी ताकत हो जाती। भारत की खाड़ी का यह खूनी टोल गेट आज भी अपनी पहाड़ियों में कई राज और हजारों मिसाइलें छिपाए बैठा है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। चलिए लेक्चर को समाप्त करते करते हम होर्मुज स्ट्रेट की लेटेस्ट अपडेट के बारे में चर्चा कर लें, जिससे कि ईरान ओमान के बीच जो समझौते हो रहे हैं उन सारी चीजों को भी देख लें और होर्मुज स्ट्रेट में मिलकर टोल वसूलने वाली क्या बात निकल के सामने आई है वो भी आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि ईरान ने सोमवार को कहा था कि वह होर्मुज से पोतों की आवाजाही के प्रबंधन की योजना को लेकर ओमान के साथ संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने में जुटा है। दोनों देशों के बीच इस जलमार्ग से पोतों के आवागमन के मार्ग को लेकर सहमति बन गई। अब समझौते के अन्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि दोनों देशों के बीच आवागमन मार्ग के नक्शे को लेकर समझ बनी है। उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी। हालांकि पहले सामने आई जानकारी के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था में पोत ईरान के करीब से गुजरने वाले मार्ग से होर्मुज में प्रवेश करेंगे और ओमान के करीब से निकलेंगे। अंतरिम अवधि में पोतों से कोई शुल्क या टोल नहीं लिया जाएगा। उधर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करने से पहले होर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए एक स्वीकार्य व्यवस्था की मांग की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान और ओमान के बीच बनी व्यवस्था अमेरिका की शर्तों को पूरा करेगा या नहीं करेगा। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य नाकेबंदी के कारण भारी व्यवधान और अनिश्चितता का सामना कर रहा है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान और ओमान के बीच इसे सुरक्षित करने के लिए बातचीत जारी है, लेकिन मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण और जहाजों की आवाजाही को लेकर ईरान और अमेरिका के दावे आमने सामने हैं। ईरान का दावा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से उसके नियंत्रण और प्रबंधन में है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे चुनौती देते हुए अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और गश्त जारी रखे हुए हैं। ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर 5 से 7% तक अतिरिक्त शुल्क यानी कि टोल लगाने की योजना बना रहा है, जिसका अमेरिका और कई शिपिंग देश कड़ा विरोध कर रहे हैं। ओमान के माध्यम से ईरान और अन्य पक्षों के बीच नए शिपिंग कॉरिडोर व सुरक्षा नियमों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन मार्ग के पूरी तरह से सामान खुलने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं तय की गई है। सुरक्षा जोखिमों और हमलों के डर से वाणिज्यिक जहाजों और तेल टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हुई है। हालांकि कुछ चुनिंदा जहाज कड़े सुरक्षा उपायों के साथ इस क्षेत्र को पार कर रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मार्ग पर व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की। सुरक्षा कारणों से भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर फिलहाल रोक लगाई है। अब खाड़ी देश इस मुख्य रास्ते पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक पाइपलाइनों और बंदरगाहों के विकल्पों पर तेजी से काम कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और संघर्ष के दौरान मुख्य घटनाक्रम
होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण जहाजों पर हमले और कूटनीतिक वार्ताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की चेतावनी दी है, जबकि ईरान ने इस मुख्य जलमार्ग पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। अब तक की लेटेस्ट अपडेट और एक द्वीप के बारे में हमने चर्चा की। चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदू को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।